अशोक वानखेड़े की ये रिपोर्ट देखिए। पहला सवाल सबसे सीनियर पत्रकार इस वक्त जो है आर.के. मिश्रा, उनसे हो रहा है। मिश्रा जी, जो बात सामने आ रही है धीरे धीरे वो ये कि आरएसएस इस बार सक्रिय नहीं है गुजरात में, और कहीं ना कहीं नाराजगी है। और हमने पहले देखा, पिछले महीने देखा कि भारतीय किसान संघ जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, वो हड़ताल पे बैठ गया था, धरने पे बैठ गया था, गुजरात में किसानों की मांग उठा रहा है। और जो देहात क्षेत्र है वहां पर मंत्रियों तक का बहिष्कार होने की बात सामने आ रही है। तो ये जो नाराजगी है, इसकी वजह क्या है कि आरएसएस कहीं अलग थलग है, मोदी जी अलग कैंपेन कर रहे हैं, संगठन पीछे है, पार्टी कहीं और है? देखिए, हमेशा से ये रहा है कि गुजरात में आरएसएस का संगठन रहा है, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता सिंहासन पर बैठी है तो उसके उसके पीछे सालों नहीं, मैं क्या दशकों तक का जो है आरएसएस का संगठन का काम है। सौराष्ट्र में खास तौर से जो है डॉक्टर दोषी के टाइम में 60 के दशक में, 70 के दशक में वहां से काम शुरू हुआ था, जब कुछ नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। तब जो है धीरे धीरे बना करके, जैसे मैं कहता हूं कि राजकोट से लेकर के और सोमनाथ तक जो है धीरे 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 आरएसएस ने वो ग्राउंड तैयार किया था, आरएसएस के संगठनों ने वो ग्राउंड तैयार किया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सत्ता में आई। केशुभाई पटेल जो हैं वो बेसिकली संघ के कार्यकर्ता थे और दिग्गज लोगों में से माने। लेकिन जब धीरे धीरे उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर आसीन हुए और फिर स्ट्रांग हो गए, तो उनकी जो डोमिनेटिंग और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उसने हर चीज को धीरे धीरे सबड्यू कर दिया। एक वक्त पे कुछ एक जिसे कहते हैं ना कि विरोध के स्वर भी उठे, और वही आगे जाके कारण बना के गुजरात परिवर्तन पार्टी बनी, जिसे गोवर्धन झड़पिया लेके चले थे, और बाद में केशुभाई पटेल भी जुड़ गए उसमें। तो वो विरोध का स्वर वो भी खत्म हो गया, क्योंकि दूसरी तीसरी पार्टी कभी फोर्स बन नहीं पाई। लेकिन कहीं ना कहीं एक कार्य प्रणाली की वजह से जो है, जो कार्यकर्ता जिस तरीके से लगना चाहिए ऑफ लेट, वो थोड़ा सा डिसएंचांटेड सा नजर आ रहा है। इस तरह की रिपोर्टें, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं। अशोक भाई, ये आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा जो आर.के. मिश्रा जी ने जो कहा है, बिल्कुल यदि हम थोड़ा सा आंकड़ों पे चले जाए, यदि गुजरात में, तो 1995 में बीजेपी 121 सीटों पे आई थी और उसका वोट शेयर करीब करीब 42% था। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ जी। वो सारी मेहनत आरएसएस की थी, वो संघ की मेहनत की। उसके बाद जब 2002 में नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ गुजरात के पार्श्वभूमि में, और जब उन्होंने गोधरा किया, मतलब गोधरा हुआ, अब किया नहीं किया ये सब सारी दुनिया जानती है, डिबेटेबल सवाल है जी। तो गोधरा के बाद उन्हें 126 सीटें मिली और उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। उसके बाद मोदी को, और उसके बाद तात्कालीन जो संघ था गुजरात में जो काम कर रहे थे, उनकी और मोदी की कभी पटरी बैठी नहीं। मतलब यहां तक कि संघ के कई पदाधिकारी गुजरात छोड़ के वापस चले गए, नए लोग आ गए, क्योंकि कोई भी किसी भी हालत में मोदी जी संघ को जगह ही नहीं, हाथ ही नहीं पकड़ने दे रहे। और सत्ता और संगठन, मतलब संगठन यदि हम संघ को माने, तो इसमें इतनी खामियां पड़ गई थी और इतनी ये हो गई थी। उसके बाद संघ धीरे धीरे संघ एकदम विड्रॉ नहीं हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े युग पुरुष है, नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, नरेंद्र मोदी भगवान है, उनके मंदिर बन रहे हैं और सारी दुनिया जो अभी कैंपेन कर रही है बीजेपी और जो अंधभक्त लगे हुए हैं, अब उन अंधभक्तों को क्या कहें। नरेंद्र मोदी का अपना रिकॉर्ड अपने होम स्टेट में देखिए, 2002 में उन्होंने 126 सीटें दी थी, उसके बाद 2007 में 117, 2017 में 2012 में 117, 116 आ गई, फिर 99 आ गई,
उनका हाईएस्ट पीक 2002 का था जो 126 था। उसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार घटते आ गए क्योंकि संघ धीरे 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 विड्रॉल सिम्टम दिखाता रहा। फिर एक जब वो केंद्र में लाए तो केंद्र में संघ ने एक विशेष डिजाइन के तहत उनको लाना था, क्योंकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के जो सरसंघ चालक से भी सीनियर थे। मैं आडवाणी जी की बात कर रहा हूं, जोशी जी की बात कर रहा हूं, मोहन भागवत से सीनियर थे। तो संघ और बीजेपी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ सा गया। इस बैलेंस को ठीक करने के लिए उन्हें जूनियर लोग चाहिए थे जो हमेशा संघ के दरवाजे पे दरबार में हाजिरी लगाए। तो उन्होंने मोदी को लाया, क्योंकि उन्होंने पहले राजनाथ को ट्राई किया, फिर गडकरी को ट्राई किया। तो गडकरी के खिलाफ आडवाणी जी ने बहुत एक बड़ा फ्रंट खोल दिया। जो D4 थे उन्होंने एक फ्रंट खोल दिया उनके खिलाफ, दिल्ली के D4 ने। उसके बाद जब मोदी को ले आए तो मोदी ने संघ का वो सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन मोदी का जो संघ के प्रति लव हेट रिलेशन जो है वो अब दिल्ली में भी बरकरार रहा है। इसीलिए कई बार संघ जो कड़े रुख अपनाता है, चाहे बिहार के चुनाव में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे अपनी सरकार होते हुए राम मंदिर नहीं बनना, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। संघ चालक ने करने के बाद तुरंत भागादौड़ी मच गई। उसके बाद दत्ताजी होसबोले का सरकार को कोसना, महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार को नंगा करना, ये तमाम बातें जो है ये इस बात का द्योतक है कि कहीं कहीं संघ भी बिल्कुल लगातार चूड़ी कसते रहता है। गुजरात के चुनाव में संघ भी कहीं उसी विड्रॉल फॉर्म में जो 2002 से लगातार विड्रॉल फॉर्म में है, उसी विड्रॉल फॉर्म में है। यही कारण है कि अब नरेंद्र मोदी को यहां तक बोलना पड़ा, मतलब जिस कांग्रेस को समाप्त कर चुके थे, जो कांग्रेस उनके लिए थी ही नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वो मोदी जी गुजरात में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस अंदर ही अंदर काम कर रही है। गांव में खटिया उन्होंने पार्टी हो रही है, हाँ, खटिया चर्चा हो रही है, मतलब जो खाट पे चर्चा जो बोल रही, खटिया मिशन के तहत काम कर रही है। नरेंद्र मोदी को अब कांग्रेस से भी डर लगने लगा है। जो कांग्रेस उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बात अलग है कि 2002 से यदि आप कांग्रेस का ग्राफ देखोगे तो आपको भी लगेगा कि एक सही में भगवान भरोसे कांग्रेस चल रही है। जब वहां संगठन एक्टिव नहीं, वहां केंद्रीय नेतृत्व में लाले पड़े हैं। 2002 में उनके पास 51 सीटें थी, मरी हुई हालत में 51 सीटें आई। उसके बाद वो सीटें 59 हो गई, फिर 60 हो गई और फिर 77 हो गई। तो इसके मायने हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात के नेता नहीं है, मैं बता दूं, पॉकेट्स में उनका समर्थन है। कई जगह यदि पूरे गुजरात के नेता होते तो जिस तरह देश में 300 प्लस सीटें लाए, वैसे गुजरात में भी 150 सीटें लाना मोदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो 150 नहीं आ रही है। आज रूरल गुजरात में, जो ग्रामीण गुजरात है, वहां भयावह स्थिति है। महंगाई अपने चरम पे है। गेहूं की जगह आप चावल देने लगे हो, लोग उससे नाराज है। फर्टिलाइजर का मसला अपनी जगह पे है। किसान आंदोलित हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आपको क्या लगता है कि कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है मोदी जी में, या अति आत्मविश्वास है? किस तरह की पर्सनैलिटी है जो लोगों से उनकी बनती नहीं है, टकरा जाते हैं? एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग है वो। मतलब एक पूरा जिस कैनवस पर होते हैं वो पूरा कैनवस डोमिनेट करते हैं। इट हैज टू बी, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, माई वे और द हाईवे। ऑन द अदर साइड ये है कि ही इज अ वेरी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मोदी जी, और हर चीज जो है उस पर उनका एक सोच होती है और वो उसको अपने तरीके से कार्यान्वित करते हैं। और उसका कौन को किसको वो काम सौंपेंगे ये कोई नहीं जानता। अगर ये एक चीज है कि भाई यहां से आपको 4 किलोमीटर जा करके और वहां पर एक झंडा गाड़ना है, तो ये कौन करेगा, ये वो तय करेंगे। और वो किसको भेजेंगे जरूरी नहीं है कि संगठन के किसी चीज के अंदर से हो, वो उनका ही अपना कैलकुलेशन होगा। सो बेसिकली ही वर्क्स ऑन हिज ओन कैलकुलेशंस, और उसके लिए ही लोग होते हैं। और लिमिटेड प्रोफाइल होता है उनका, जस्ट दैट मच, जिसके अंदर आपका मुंह हमेशा बंद होना चाहिए।
यू शुड नेवर प्रोफाइल योरसेल्फ। आपको जो शांति से क्वाइटली जो काम सौंपा गया है वो करिए और अदृश्य मतलब रहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आदमी चुपचाप काम करे, मोदी जी की हर बात माने, कैमरे के सामने ना आए, वही मोदी जी के साथ चल सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मुंह भी बंद हो, मुंह भी बंद हो और कान भी उतना खुला हो जितना कि उन्होंने कहा है ये काम करना है आपको। मिश्रा जी आ रहा हूं मैं, मिश्रा जी मैं आ रहा हूं। बहुत आपने मतलब, क्योंकि 45 साल का तजुर्बा है, मोदी जी को आप देख रहे हैं, बड़ी बात कही आपने। मैं वानखेड़े जी से यही सवाल करने जा रहा हूं। भाई वानखेड़े साहब, मिश्रा जी ये कह रहे हैं, जो बहुत शार्प ऑब्जर्वर है मोदी जी के, ये कह रहे हैं उनके साथ वही आदमी चल सकता है जो मुंह से ज्यादा ना बोले, कान से उतना ही सुने जितना मोदी जी चाहते हैं, और आंख से भी उतना ही देखे जितना उसको देखना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ही किस तरह की पर्सनालिटी है मोदी जी की? वानखेड़े साहब अनम्यूट करिए। मैं उसमें एक चीज और ऐड करता हूं, वो उतना ही सुने जितने मोदी जी चाहते हैं, उतना ही बोले जितना मोदी जी चाहते हैं, उतना ही देखे जितना मोदी जी देखना चाहते हैं, और सोचने के लिए वो अपना दिमाग बंद करते हैं। मोदी के साथ दिमाग बंद करके लोग जो है वहीं चल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अपने दिमाग में कुछ सोचने लगे, मोदी जी को लगता है कि ये मुझे आह्वान देने के लिए तैयार हो रहा है। मोदी जी भले ही उनकी एक पर्सनैलिटी, लोग कहते कि बहुत निडर है, 56 इंच का सीना है, देश में ऐसा है, लाल आंख से देख लेंगे तो चाइना भग जाएगा, ये मीडिया ने बनाई हुई छवि है। भाऊ इसमें मैं सवाल आपका एक सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं उसमें। तो क्या हम ये माने कि अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार, संजय जोशी, तोगडिया, ये जो लंबी लिस्ट है, ये क्या वो लोग थे जिन्होंने मोदी जी के हिसाब से वो चले नहीं, या कहीं ना कहीं कन्फ्रंट्रेशन हो गया? जिन लोगों के आपने नाम लिए, तोगड़िया से लेकर संजय जोशी तक, ये लोग एक नए विचार दृष्टि से आते हैं, विचारों के साथ आते हैं, जो जिनका कैनवास इतना बड़ा है कि दूसरे के विचार भी एक्सेप्ट करते हैं। इन सब लोगों में तोगड़िया और अडवाणी जी बहुत हार्ड लाइनर माने जाते थे, लेकिन अडवाणी जी के पूरे राजकीय कार्यकाल में ऐसा क्षण नहीं मिलता कि अडवाणी जी के सामने कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बोला हो, कोई पत्रकार नहीं बोला हो, कोई नेता नहीं बोला हो कि अडवाणी जी ये हमको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है। और अडवाणी जी समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ऐसा इनको क्यों लग रहा है। आप कम से कम सुनने तो दो, यू शुड बी अ लिसनर। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ये कव्वाल है, मेन कव्वाल वो है, साथ में एक अमित शाह है। जब इनका सुर, इनको जब उसको इशारा करता है तो वो भी सुर लगाते हैं, नहीं तो बाकी किसी को सुर लगाने का जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ताली बजाना है पीछे। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है। मिश्रा जी मैं दोबारा आरएसएस पर आ रहा हूं, जो हमारा विषय था। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय किसान संघ, उसने कहा कि साहब हम तो रैली करने जा रहे हैं दिसंबर में, और सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ रैली होगी, सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जो देहात का क्षेत्र है, गुजरात में समस्याएं बनी हुई हैं किसानों के लिए, उनकी हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं और हर जगह धरने प्रदर्शन है। ऐसे में अगर बीकेएस, भारतीय किसान संघ, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, ये गुजरात में अगर अगेंस्ट खड़ा हुआ है सरकार के, और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि साहब आरएसएस सक्रिय नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश नहीं है काडर में, और मोदी जी को ही अब इस रथ को अपने कंधों पे निकालना होगा? देखिए, गुजरात में काफी वक्त से जो मोदी जी की पर्सनालिटी ने ओवरऑल डोमिनेट करना शुरू किया है और डोमिनेट करते आए हैं, तो ये एक फीलिंग बीजेपी के पार्टी वर्कर्स में भी ये आ गई कि भाई मोदी जी जब तक हैं तब तक हमको हमारा ये जो है रथ है ये पार निकल जाए। और एक स्थिति के बाद जब आप खुद कंधे पे सारा बोझ ले लेते हैं, आपके कंधे पे सारा वजन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बात की आशंका होने लगती है कि ये स्थिति अगर आगे चलेगी तो नुकसान भी पहुंचाएगी, क्योंकि आप कितने भी सक्षम हों, अल्टीमेटली जो है बूथ तक
पोलिंग बूथ तक लाने वाला लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, या लास्ट स्टेप वाला, वो तो वर्कर ही है। और वर्कर अगर रिलैक्स हो गया, पार्टी वर्कर रिलैक्स हो गया, तो परेशानियां पैदा होंगी। दूसरा कारण जो वैचारिक मतभेद जिसमें खड़े हुए हैं कि आपने इलेक्शन अर्थमेटिक को या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए दूसरी पार्टियों का सारा लोगों को आपने पार्टी में इंडक्ट कर दिया। वो चाहे इसलिए भी किया हो कि आप उनको वहां एक्टिव नहीं देखना चाहते, आपने उनको अपने यहाँ ले लिया और इनएक्टिव बना दिया, और अगर देखा कि भाई आपके वहां फिट होता है तो उसको आपने एक्टिव कर लिया, लेकिन आपके सिस्टम में उसको बैठा लिया। अब इस सिस्टम में बैठाने में और एक काडर बेस्ड पार्टी के पिरामिड के उलट जाने से भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेंथ काडर का कहां से मिल रहा है? क्योंकि नीचे से जो पिरामिड है उसमें वर्कर नीचे से उठता हुआ ऊपर तक जाता है। जिस तरह नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं, जिन लोगों ने नरेंद्र भाई को अपने स्कूटर पर बैठा करके दुनिया भर घुमाया, या अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाया, या अपने लूना पे घुमाया, और जो आज भी शिस्तबद्ध तरीके से चुपचाप काम कर रहे हैं, लेकिन मन में खटास तो है। अंतिम सवाल बाबू है, क्योंकि समय भी हो रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी शहरों की तरफ बढ़ रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे देहात क्षेत्र में बढ़ रही है, हम क्या माने कि ऐसी परिस्थिति में, जिसको आज हमने डिस्कस किया, तीनों लोगों ने डिस्कस किया, कि ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि गुजरात का इलेक्शन फंसता चला जा रहा है? गुजरात का विकेट इस बार भी मुश्किल है, पिछली बार भी बहुत मुश्किल था, बड़े मुश्किल से 99 पे आए थे। सूरत का झटका नहीं होता, सूरत में यदि लोगों के साथ नहीं होता तो आप चुनाव हार गए थे, सरकार आपकी चली गई थी। ये 11वें ओवर पे सूरत पे जो आपने कब्जा कर लिया, सूरत पे सिकंजा कसा, और जो केंद्रीय एजेंसीज का डर लगा, क्योंकि सूरत में सारा जितना भी काम है परिचयों का काम होता है। तो उसके बाद जो सूरत रातों रात बदल गया, नहीं तो सरकार चुनाव तो हार गए थे, इसके पहली बार भी आपको हमेशा कोई गिमिक्स करने पड़े। तो गुजरात में आप चुनाव यूं ही जीत नहीं जाते। विकास का मॉडल वो, ये सब ढकोसले, ये सब ये झूठ बोलने के तरीके हैं। अब तो कम से कम देश को समझ लेना चाहिए, जिस गुजरात का मॉडल विकास मॉडल है, वही ध्वस्त हो गया है। विश्व पुरुष और भगवान साक्षात विष्णु के 12वें अवतार को यदि इतना पसीना आ रहा है तो आप समझ जा सकते